हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें आज हम एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 3 की आज महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम देखेंगे, एक ही क्लास में हम इकाई 3 समाप्त करेंगे और आज की जो क्लास होगी वो आपकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों जो है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 महामैराथन। तो आज की जो महामैराथन है बहुत ही महत्वपूर्ण महामैराथन होने वाली है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके वीडियो को देखते रहें, क्योंकि आज की क्लास में जो है हमारी यूनिट नंबर 3 पूरी खत्म की जाएगी। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की क्लास जो है किस प्रकार से होने वाली है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का जो इकाई नंबर 3 है इसका हम सिलेबस देखेंगे। तो आप सिलेबस में देख रहे हैं कि हमें जो दिया गया है वो है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, उसके बाद जो है काल विभाजन, उसके बाद हम देखें काल विभाजन एवं नामकरण और विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनकी क्या है रचनाकार। और जो है फिर इसके बाद हम पद्य साहित्य में जो है हम देखेंगे भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो सभी काल हैं इनकी हम कवि और उनकी रचनाएं। तो जो आपका सिलेबस जो है यूनिट नंबर 3 का है, तो हमें यूनिट नंबर 3 में महत्वपूर्ण जो है पहले दर्शन देखना है, फिर पद्धतियां देखनी है, काल विभाजन और नामकरण देखना है, उसके बाद हमें ग्रंथ देखने हैं और जो है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखनी है पद्य साहित्य की। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले दर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद जो है लेखन की पद्धतियों को और उसके बाद जो है इसके काल विभाजन को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम थ्योरी आपके लिए लेकर आए हैं। जो आपकी डिमांड थी कि सर थ्योरी लेकर आइए, थ्योरी लेकर आइए, और आपको जो थ्योरी में बहुत ही कठिनाई हो रही थी, तो आज की इस वीडियो में आपको जो है थ्योरी बहुत ही इजी तरीके से हम समझाने वाले हैं। और आप देखेंगे कि आपकी एक ही क्लास के माध्यम से महामैराथन में आपकी जो है यूनिट नंबर 3 पूरी कवर की जाएगी। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। तो साहित्य इतिहास जो दर्शन है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले। आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि संसार की जो है प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है। तो आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ से हो रही है कि हिंदी जो है भारत की एक आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का, अर्थात भारतीय। तो हिंदी शब्द का जो मौलिक अर्थ क्या है, हिंद का, मतलब जो हिंद का है या जो भारतीय है, ये मतलब होता है हिंदी का। तो भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया है। याद रखना है कि भाषा के अर्थ में जो है हिंदी का प्रयोग जो है फारसियों और अरबों ने किया है। रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार हम देखेंगे कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहते थे। तो ईरानी जो है महाभारत काल से भारत को क्या कहने लगे थे, हिंद कहते थे। स्पष्ट है, इससे हम देखेंगे कि कालांतर में जो हिंद है, हिंद देश के निवासियों को हम हिंदुस्तान कहेंगे। तो यही बात जो है हमारे हिंदी के बारे में। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है कहा गया है कि सामान्यतः इतिहास शब्द से सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास का बोध होता है, किंतु साहित्य भी इतिहास के विभिन्न भिन्न ना होकर उससे जुड़ा हुआ होता है। साहित्य के इतिहास का अर्थ है देश काल की सीमाओं में विकसित साहित्य का समग्र रूप से अध्ययन करना। साहित्यिक रचनाओं के इतिहास को समझने के लिए साहित्यकार से संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों और परंपराओं का समझना आवश्यक है। तो आपको बताया गया है कि यदि आपको इतिहास समझना है तो वहां के आपको सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों चीजों का ही आपको बोध होना चाहिए। और किसी भी देश काल की जो आपको इतिहास का यदि अध्ययन करना है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो है उस देश की जो है परिस्थितियों और जो परंपराओं को समझना होगा। यदि वहां की हम परंपराएं समझेंगे तो उस देश के इतिहास को हम समझ सकते हैं। पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांतों को
स्थापन सामान्य सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? तेन महोदय जो है फ्रेंच इतिहासकार का है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो किसका है? तेन महोदय। कौन है ये? फ्रेंच इतिहासकार हैं, इनका है। आइए आगे देखेंगे हम तेन महोदय के बारे में देखेंगे। जो तेन महोदय थे, तेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के 3 आधारभूत सूत्र दिए हैं। इन्होंने बताया था कि जाति, वातावरण और क्षण। तो जाति, वातावरण, क्षण है, इन 3 के माध्यम से इन्होंने बताया था कि हम क्या कह सकते हैं, तो कहीं की विशेष परिस्थितियों को सूचक बना सकते हैं, माने हम समझ सकते हैं किसी देश का इतिहास। तेन का मानना था कि ये तीनों सूत्र जातीय परंपरा, राष्ट्रीय वातावरण और समय विशेष की परिस्थितियों के सूचक हैं। अतः साहित्य के इतिहास को समझने के लिए इन तीनों को समझना अति आवश्यक है। तो ये बात किसकी है? ये बात जो है तेन महोदय की हो गई है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। आइए आगे हम देखेंगे, कुछ जर्मन इतिहासकारों ने केवल युग चेतना को साहित्य विकास का आधार माना। याद करना है आपको कि कुछ जर्मन इतिहासकारों ने जो क्या माना है, जो है युग चेतना को साहित्य का विकास माना है। वहीं कुछ अंग्रेज विचारक परंपरा को महत्व देते हैं। तो वहीं जो अंग्रेज हैं वो विचारक परंपरा को महत्व देते हैं, और हडसन महोदय ने युग चेतना व परंपरा दोनों का समन्वय कहते हुए साहित्य कार्य के विशिष्ट व्यक्तित्व को भी विकास का आधार बताया है। मार्क्सवादी चिंतनक व्यक्ति के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे फ्रायडवादी विचारक जो हैं केवल मानसिक अंतर्द्वंद को ही साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं। तो जी आपको याद कर लेना है, जो जितनी परिभाषाएं दी गई हैं। आगे जो है I.A. रिचर्डसन जैसे विद्वानों ने काव्य की शैली पक्ष की व्याख्या मनोवैज्ञानिक एवं अर्थ विज्ञान के आधार पर की है। तो किसकी बात हो रही है? जी है I.A. रिचर्ड्स के अनुसार जो है इन्होंने मनोवैज्ञानिक एवं अर्थ विज्ञान के आधार पर जो है काव्य की शैली पक्ष की व्याख्या की है। आगे हम देखेंगे, आगे कहा गया है कि कार्लाइल महोदय की जो मान्यता है, इनके अनुसार जो है कि किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहां के धर्म, राजनीति व विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये किसकी बात है? ये है जो कार्लाइल महोदय की बात हो गई है। आइए और हम बातें देखते हैं। उपर्युक्त सिद्धांतों को देखने से ज्ञात होता है कि बहुसंख्यक विद्वानों ने परंपरा, वातावरण व द्वंद्व पर ही अधिक बल दिया है तथा शेष 2 तत्वों की उपेक्षा की गई है। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व को स्वीकारा है, परंतु जहां द्वंद्व है वहां संतुलन होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के द्वंद्व का अंतिम लक्ष्य संतुलन स्थापित करना ही होता है। वस्तुतः विकास की प्रक्रिया इसमें से किसी एक सूत्र का आधार नहीं हो सकती है। तो आप देख चुके हैं कि जो कुछ विद्वानों के जो मत थे वो आप यहाँ पे देख चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपकी होने वाली है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रहा होगा, लेकिन आगे हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे आपको। आगे देखते हैं कि भारतीय विचारकों ने साहित्य के इतिहास लेखन में युगीन परिवेश की महत्ता पर जो है पर्याप्त बल दिया है। अतः कहा जा सकता है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन, विश्लेषण, युगीन चेतना एवं साहित्य कार्य की व्यक्तित्व प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। आइए अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य के लेखन की पद्धतियां। तो हिंदी साहित्य का जो लेखन है किन किन पद्धतियों में हुआ है हमें देखना है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कुछ पद्धतियों, जैसे सबसे पहले जो पद्धति आई थी वो थी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति के बाद आई थी कालानुक्रम पद्धति, उसके बाद जो है वैज्ञानिक पद्धति, और वैज्ञानिक पद्धति के बाद जो है आई थी विधेयवादी पद्धति। तो ये आपकी जो है पद्धतियां हो गई क्या है
हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धतियां हमने आपको बता दी। तो आइए देखते हैं, जो है सबसे पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। तो जो वर्णानुक्रम पद्धति है, इस पद्धति में लेखकों एवं कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णों के क्रम में दिया जाता है। जैसे हम कहें नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये ना है, ये हा है, तो पहले ना आएगा, उसके बाद हा आएगा। तो ये कौन सा क्रम है? ये है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति के कालक्रम अलग अलग होने के बाद भी कवि को एक ही साथ रखा जाता है। मतलब किसी का काल जो है रीति काल है, तो किसी का भक्ति काल है, लेकिन उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इस कार्यक्रम, इस पद्धति के अंतर्गत जो है नाम के अनुसार रखा जाता था। जिसका नाम हिंदी वर्णमाला में पहले, उसको पहले रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी युग का कवि हो, और जिसका नाम बाद में, तो उसको बाद में रखा जाता था। आगे देखेंगे, हम कहेंगे कि आगे है कि डॉक्टर शिव सिंह सेंगर एवं गायसदा तासी दोनों ने ही इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो आपको याद रखना है किस किसने, जो वर्णानुक्रम पद्धति है, इसको शिव सिंह सेंगर और गायसदा तासी दोनों ने ही इसका प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे ग्रंथ अनुपयोगी व दोषपूर्ण माने जाते हैं। अतः यह पद्धति जो है फेल हो गई थी। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारी पद्धति कौन सी है? पहली जो पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, यह जो है पद्धति फेल हो गई थी। वर्णानुक्रम पद्धति फेल हो गई थी, लेकिन इसको मानने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर और गायसदा तासी। और कैसी पद्धति थी? यह क्रम के अनुसार नामों को रखने वाली पद्धति थी। आगे देखेंगे हम, दूसरी हमारी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। तो इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम में होता था। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो कार्यक्रम तिथि क्रम में होता था। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाकर इतिहास ग्रंथ में उनका जो है क्रम निर्धारित किया जाता था। और यह जो है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। तो याद रख लेना है आपको कि कालानुक्रम पद्धति जो है किसने रखी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार और मिश्र बंधुओं के अनुसार। और इसमें जो है जन्म तिथि के आधार पर जो है कालक्रम रखा जाता था। तो क्रम किसके अनुसार रखा जाता था? जन्म तिथि के अनुसार। यह जो परंपरा जो वाले यह जो है पद्धति किसने चलाई थी? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। अब आइए आगे देखते हैं हम वैज्ञानिक पद्धति। तो जो वैज्ञानिक पद्धति है, इस पद्धति में इतिहास लेखक जो है पूर्णतः तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। वह तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करके प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्ध तथा तथ्यों की पुष्टता अनिवार्य है। वैज्ञानिक पद्धति भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इतिहास लेखक तथ्यों की ही नहीं बल्कि व्याख्या व विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः विश्लेषण अनिवार्य यहाँ पे है। तो जो वैज्ञानिक पद्धति है, यह भी क्या हो गई है? फेल हो गई है। अब आगे देखेंगे हम विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी जो पद्धति है, यह पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पद्धति के जन्मदाता जो थे वो तैन थे। तो इस पद्धति के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? इस पद्धति के जन्मदाता तैन हो जाएंगे। तैन महोदय ने इस पद्धति को 3 खंडों में, शब्दों में जो है बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण। तो तैन के अनुसार तो विधेयवादी पद्धति जो है इस के जन्मदाता कौन है? तो विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो 3 महोदय हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं इसमें हम कि जो इस पद्धति को उन्होंने कितने भाग शब्दों में बांटा है? तो उन्होंने जाति, वातावरण और क्षण 3 शब्दों में बांटा है तैन ने। आगे देखेंगे, इस पद्धति के से इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। तो यहाँ पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि जो है तैन के अनुसार जो है तैन पद्धति जो तैन महोदय ने जो पद्धति लाई थी, उसके अनुसार सबसे पहले जो लेखन की प्रक्रिया किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने जो है लेखन की प्रक्रिया की थी। आगे साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है। तो शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये किसका कथन हो गया? इंपोर्टेंट कथन हो जाएगा जी। यहाँ से जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। क्या था? एक बार फिर से देख लें कि प्रत्येक देश का साहित्य
वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो पद्धतियां हैं लेखन की, यहाँ पे हमने सभी पद्धतियां लेखन की देख ली हैं। तो लेखन की जो है प्रमुख जो पद्धति थी, यहाँ पे हमने 4 पद्धतियों का वर्णन आपके लिए किया हुआ है। तो आपने 4 पद्धतियों का वर्णन यहाँ पे देख लिया है। अब आइए आगे हम देखते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथकार कौन कौन से हैं। तो अब आइए हम अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रमुख इतिहासकार ग्रंथ। आप जो महामैराथन देख रहे हैं, इसमें हम आपको पहले थ्योरी और उसके बाद जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसके वीडियो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू, सभी आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आप लोग इस महामैराथन में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करके आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इस टॉपिक के आने वाले हैं और जो है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग देखते रहें और वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी लेकर आए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं कि प्रमुख इतिहासकार ग्रंथकार के बारे में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि जो रचनाएं हैं, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं आपको देख रहे हैं कि मध्यकाल की बात यहाँ पे हो रही है कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि जो मिलती हैं, परंतु इनमें जो है कालक्रमानुसार वर्णन नहीं मिलता है, अतः इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल किया नहीं जा सकता। तो जो है जो ग्रंथ हैं इनको जो है इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। अब आइए हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रंथकार हैं, उन्होंने किस बारे में कौन सी बात लिखी है। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे गारसदा तासी। तो गारसदा तासी के बारे में आप देखेंगे सबसे पहले। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसदा तासी ने की, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। तो गारसदा तासी कहाँ के थे? यह एक फ्रेंच विद्वान थे। इनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तबातार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी से हुई। यह 2 भागों में है। जो इनका ग्रंथ है यह 2 भागों में है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का जो है प्रकाशन वो है 1847 में हुआ था। इस ग्रंथ में जो है निम्न बिंदुओं को समावेश किया गया था। तो इस ग्रंथ के बारे में हम देखेंगे। आगे कहा गया है कि इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है कि इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी में कौन से क्रम का प्रयोग किया गया था? तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे कि इसमें इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुवादित किए गए थे। तो याद रखना है जो इसका पहला संस्करण था वो 1839 ईस्वी में आया था और दूसरा जो प्रकाशन था 1847 ईस्वी में आया था। और इसके प्रथम संस्करण में जो है कवियों का परिचय और दूसरे में जो है उनकी रचनाओं उदाहरण सहित दी गई थी। आगे हम देखेंगे इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी और उर्दू कवियों को भी एक साथ रखा था। तो इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों कवियों को भी एक साथ रखा था। इसमें 783 कवियों और लेखकों का वर्णन है और जिसमें केवल जो है 72 कवियों का ही संबंध हिंदी से है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो पुस्तक है उसमें कुल कवि कितने हैं? 783 कवि हैं, लेकिन हिंदी कवि कितने हैं? 72 केवल हिंदी कवि हैं। यहां से आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो आपको याद यहाँ पे रख लेना है। आइए आगे हम देखेंगे कि इस ग्रंथ में के प्रारंभ में 100 पृष्ठों की विस्तृत भूमिका देकर शब्दों और विचारों को स्पष्ट किया गया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण जो है
1871 ईस्वी में 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। यह संस्करण पहले संस्करण से भी विस्तृत था। तो इसका जो दूसरा संस्करण है वो 1871 ईस्वी में हुआ और 3 खंडों में जो है हुआ था। आगे देखेंगे हम कि यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक त्रुटियां हैं, जैसे कार्य विभाजन का कोई प्रयास न कहना, कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण न कहना तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन न कहना, तब भी इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि इस ग्रंथ को क्या है, प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसका, हिंदी साहित्य के लेखन का। तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल गया है कि हिंदी साहित्य के लेखन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है और किसने लिखा है, तो वो है आपका इस्तवादाला लिटरेतु हिंदुस्तानी, जो गायसा तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में व दूसरा भाग कौन सा, दूसरा भाग इसका 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह इसका प्रथम संस्करण है और दूसरा संस्करण जो है 1871 ईस्वी में, और इसमें जो है हिंदी के 72 कवियों को और कुल इसमें 783 कवियों को शामिल किया गया था। तो इसके संबंध में जो है हमने महत्वपूर्ण जानकारी देख ली है। अब आइए हम देखते हैं शिव सिंह सेंगर जी को कि इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जो शिव सिंह सेंगर जो है इतिहास लेखन परंपरा में जुड़ी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर की है, कौन सी रचना, शिव सिंह सरोज है, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में की थी। तो याद रख लेना आपको, दूसरी रचना कौन सी है, शिव सिंह सरोज। किसने की थी, इसकी जो रचयिता कौन है, शिव सिंह सेंगर इसकी रचयिता है। और कब की थी, 1883 ईस्वी में की थी। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं व जन्मकाल, जीवन चरित्र दिए गए हैं, परंतु इसमें अधिकांश तथ्य जो है अविश्वसनीय हैं, जो इस प्रकार हैं। कुछ बातें इसमें क्या है, अविश्वसनीय हैं। आगे देखेंगे, इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचनाकाल व जन्म काल भी दिया गया है, परंतु इसके लिए उन्होंने किंवदंतियों तथा अनुमानों का आश्रय लिया है, जिससे वे विवादास्पद हो गए हैं। मतलब अनुमान लगाया है जन्म स्थल का और जन्म तिथि का। तो जन्म तिथि का जो है अनुमान लगाया गया है, इसलिए यह जो कैसा हो जाता है, विवादास्पद यहाँ पे हो गया है। शिव सिंह सरोज में प्रथम बार इतनी अधिक संख्या में कवियों तथा कविता संबंधी जानकारी को एक जगह एकत्र करने की जो है सराहनीय प्रयास किया गया है। आगे है, यह ग्रंथ जो है परवैती इतिहासकारों के लिए एक मुख्य आधार रहा। यही इस विशाल ग्रंथ की महत्व है। तो इस विशाल ग्रंथ का जो महत्व है कि यह क्या है, जो है आधार रहा है। अब आइए हम देखेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार क्या है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन में हम देखेंगे कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कौन सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ था। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास किसको माना है, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का, लेकिन ऊपर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे कि ग्रियर्सन महोदय ने गायसदा तासी व शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रमाणित करने का प्रयास किया है। तो इसमें जो है गायसदा तासी का और शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का भी इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे कि इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु जो है वो है कि ग्रियर्सन महोदय ने अपने ग्रंथ में केवल जो है हिंदी कवियों को ही शामिल किया गया था। दूसरा इसका पॉइंट है, इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया गया था।
आगे है तथा इसकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया था। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 विभिन्न अध्यायों में बांटा है तथा प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। तो कितने भागों में बटा है? 11 अध्यायों में जो बटा है, इसमें लगभग 952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय दिया गया है। तो याद रखना है कितने कवि हैं, तो इसमें जो है 952 कवि हैं। ग्रियर्सन की सबसे पहले अपने इस इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो भक्ति काल को स्वर्ण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। इस ग्रंथ का आधार स्रोत शिव सिंह सरोज होने के कारण इस ग्रंथ का विवरण तिथियों आदि अपूर्ण, अनुमानित तथा भ्रामक हैं, परंतु हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हुए तथा इतिहास बोध की दृष्टि से यह ग्रंथ क्या है? महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखेंगे किसके बारे में? तो हम देखेंगे अब मिश्र बंधुओं के बारे में। तो आप जो है हिंदी साहित्य की यूनिट नंबर 3 की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास आप देख रहे हैं, जिसमें आप जो है पहले हम थ्योरी, उसके बाद सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए आगे देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने इस बारे में क्या कहा है। तो हम देखेंगे कि मिश्र बंधु द्वारा रचित जो है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र, इन 3 भाइयों ने लिखा था। तो कौन कौन? कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और जो है गणेश बिहारी मिश्र, जो 3 मिश्र भाई थे, इसलिए इनको मिश्र बंधु कहते हैं। इसकी रचना 4 भागों में हुई। प्रथम 3 भाग जो है 1913 में तथा चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ के प्रमुख तथ्य जो है निम्न है। आइए देखते हैं आगे है। तो भैया पहला पॉइंट आपका है यहाँ पे कि मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है। इसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मिश्र बंधुओं की रचना से सामग्री जुटाकर रीति काल की कवियों के परिचय लिखे। तो आप देख रहे हैं कितने कवि हैं? 5000 कवि। सबसे ज्यादा अभी तक कवि जो है इसी ग्रंथ में मिले हैं, मिश्र बंधु विनोद में। आगे इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया गया है तथा विभिन्न काल खंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। आगे देखेंगे इसमें काव्य समीक्षा के परंपरागत सिद्धांत अपनाए गए हैं। तो आप जो है देख चुके हैं मिश्र बंधु के बारे में। अब आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। इस जो है ग्रंथ की प्रमुख बातें निम्न हैं। तो देखिए पहली इसकी पॉइंट है वो है कि शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में युगीन जो है परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की बात कही है। आगे देखेंगे इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रत्येक कवि को रचना के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर आलोचनात्मक मत दिया है। आगे है कि शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 जो है खंडों में बांटने का प्रयास किया है, जो निम्न है। पहले आदिकाल, इसको वीरगाथा काल, उसके बाद पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उसके बाद आधुनिक काल गद्य काल और सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं रीति काल। तो जी है रीति काल। शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ। बाद के इतिहास लेखकों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन कर इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन तथा कालों का नामकरण प्रस्तुत किया। तो हम देखेंगे कि शुक्ल जी का जो है काल विभाजन बहुत ही फेमस रहा है। आगे है कि शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को निर्गुण व सगुण धाराओं में बांटकर पुनः उन्हें क्रमशः 2 उपभागों
कौन सी है? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा राम भक्ति व कृष्ण भक्ति में बांटा है। तो इसको किसको बांटने वाले कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं। रीति काल की कवियों को भी उन्होंने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो है कवियों में स्थान दिया है। उन्होंने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी निष्कर्ष दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल खोजी प्रवृत्ति के थे, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी जो है। यही कारण था कि वे ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए आगे जो है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सुप्रसिद्ध रहे। आगे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर इसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया। इसे प्रथम क्रांतिकारी कदम माना गया। आगे है कि उन्होंने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया। उन्होंने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में वीरगाथा काव्य का विवेचन किया है। उन्होंने सिद्ध तथा नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र में बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने किसको? नाथ साहित्य को सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से क्या कह दिया था? बाहर कर दिया था। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में जो है जो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमने देख लिया है। अब आप देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 3 में जो आपकी जो महामैराथन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महामैराथन आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हम प्रत्येक कवि का जो है विस्तृत जो है साहित्य के, हिंदी साहित्य के बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है। तो आप लोग बस क्लास को ध्यान से देखते रहें और जो है वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य इतिहास को 2 भागों में जो है प्रकाशित करवाया, जिसमें से एक भाग 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। तो क्या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब? 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। आगे है कि वर्मा जी के ग्रंथ का दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ क्योंकि यह ग्रंथ अधूरा है। द्वितीय भाग में भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा न होने के कारण यह अप्रकाशित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चाण काल कहना अधिक श्रेष्ठ मानते थे। इससे पहले के साहित्य को उन्होंने संधि काल नाम दिया है। आगे हम देखेंगे कि डॉक्टर जो है वर्मा जी ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश की अत्यधिक सामग्री को समाहित किया है। इसी के चलते वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की गलती कर बैठे। तो जो है वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि, पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू को जो है माना है। यहां से आपको जी पॉइंट यहाँ पे मोस्ट मिल जाता है कि वर्मा जी ने जो है किसको पहला कवि माना है? स्वयंभू को जो है पहला कवि माना है। तो आप यहाँ पे जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो है सभी कौन, इनको वीरगाथा काल को इन्होंने क्या कहा है? चाण काल कहा है। आइए आगे हम देखते हैं, हम देखेंगे अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या राय है, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या योगदान रहा है, इसमें हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शुक्ल जी के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है निम्न पुस्तकें लिखी हैं। पहली है इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और तीसरी है हिंदी साहित्य का आदि काल। तो देखेंगे आगे है कि शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी आदि काल कहना उचित समझते थे। तो शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल का जो वीरगाथा काल था उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते थे? आदि काल कहना उचित समझते थे। तो शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर इसको वीरगाथा काल नाम दिया था, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों को प्रमाणिक नहीं मानते। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो गया है कि शुक्ल जी ने जिस ग्रंथों के आधार पर इसको वीरगाथा काल नाम दिया था, जो द्विवेदी जी थे उन्होंने उनको प्रमाणिक नहीं माना है और वे इसको क्या मानते थे? आदि काल नाम देना
चाहते थे। शुक्ल जी द्वारा भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्यान का भी द्विवेदी जी खंडन कहते हैं। उन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर उनका जो है प्रभाव दिखाया है। आगे है, उन्होंने आदिकाल की विस्तृत खोज कर आदिकाल पर अलग से ग्रंथ लिखा है। आगे देखेंगे हम कि द्विवेदी जी की जो मान्यता थी कि भक्ति काल को है हिंदी संत काव्य पूर्ववर्तीनाथ और सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप है। द्विवेदी जी हिंदी सूफी काव्य को भी संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर भी आधारित मानते थे। कबीर जी की काव्य प्रतिभा को द्विवेदी जी ने उजागर करने का जो है महत्वपूर्ण कार्य किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी जी के योगदान पर लिखा है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धाराओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं। तो यह कथन जो किसका है, गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन यह है। किसके बारे में है, द्विवेदी जी के बारे में है। आगे हम देखेंगे अब गणपति चंद्र गुप्त को कि इनका जो है इसमें क्या योगदान रहा है। तो आइए देखते हैं किसको, गणपति चंद्र गुप्त को। अब आइए हम देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त का जो है कि इन्होंने इतिहास साहित्य में क्या जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में बात कही है। तो हम देखेंगे कि गणपति चंद्र जो है गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुप्त जी ने सन 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है 2 खंडों में लिखा, जिसमें उन्होंने निम्न तथ्य जो है समावेशित किए हैं। आगे देखेंगे हम इसमें कि इसके बारे में है कि इस ग्रंथ में साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उसके आधार पर हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई है। दूसरा है, आगे है कि उन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। पहला आपका है प्रारंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। तो अच्छी बात यहाँ पे इंपोर्टेंट हो गई है कि गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के जो है काल विभाजन को मान्यता ना देकर इन्होंने प्रारंभिक काल, मध्यकाल और जो है आधुनिक काल इन्होंने कहा है। आइए आगे देखेंगे कि इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए अपनी मान्यताओं को तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गायसद अतासी से हुई, जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से हिंदी ग्रंथ की रचना कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो जो महत्वपूर्ण है गायसद अतासी का जो है लेखन है वहीं से स्टार्टिंग मानी जाती है। अब आइए हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो है प्रमुख ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। तो हम यहाँ पे ग्रंथ है उनकी रचनाकार देखेंगे कि कौन से ग्रंथकार कौन से रचनाकार हैं, कौन सा ग्रंथ है। तो हम देखेंगे इस्तवाय द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी, ये कब लिखा गया है, जो ये है 1839 ईस्वी में। और इसके ग्रंथकार कौन है, गायसदा तासी। याद रख लेना, महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे इतिहास और इतिहासकार लाए गए हैं। आइए अगला है हमारा शिव सिंह सरोज, कब, 1883 ईस्वी। इनके कौन थे, शिव सिंह सेंगर थे। अगला है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कब, 1888 में। इसके थे जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे जो है मिश्र बंधु विनोद 1913 में, और इसके थे मिश्र बंधु। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, इसके थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी साहित्य का दूसरा फिर इतिहास ये लिखा था डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल ने। और इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में ये लिखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। और इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में ये लिखी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही। आगे हम देखेंगे इसके बाद है हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, ये लिखा 1952 में, और ये लिखा था हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये 3 हो गए। आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1963 में जो है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद भी है हिंदी साहित्य का इतिहास 1933 में जे किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। इसके बाद हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1902 में जे हमारा भागीरथ मिश्र ने जो है लिखा था। और रीति काव्य की भूमिका 1949 में जो है नगेंद्र द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद हम देखेंगे उत्तरी भारत की संत परंपरा जो है 1951 ईस्वी में जे परशुराम चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ और ग्रंथकार यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट 3 में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए आगे देखते हैं कि राजस्थानी भाषा और साहित्य जे 1960 के लगभग जे मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। और राजस्थानी पिंगल साहित्य जो 1961 में लगभग में जे भी मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में लिखा गया और ये किसके द्वारा जी है, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद और आगे हम देखते हैं, इसके बाद जो आगे है कि हिंदी काव्य संग्रह। तो हिंदी काव्य संग्रह जो है 1873 में ये किसके द्वारा जो है जे महेंद्र दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो है कविता कौमुदी जे 1928 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचना है। इसके बाद हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 में बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद भी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे हिंदी जो इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 1981 में मैनेजर पांडे द्वारा लिखी गई रचना है। और फिर हम आगे देखेंगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है। और फिर हम देखेंगे हिंदी वीर काव्य 1954 में जो टीमक सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई रचना है। और अगला है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य 1968 में जो है प्रभुदयाल मीतल द्वारा लिखी गई रचना है। अगला है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1998 में विजय रतन दास द्वारा लिखी गई रचना है। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास जो है 1900 से लेकर 1925 में जो है श्री कृष्ण लाल द्वारा लिखा गया है। आगे हम देखेंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य जो है 1850 से 1900 तक लक्ष्मी सागर बायसेन द्वारा लिखा गया है। अगला राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा जो है 1939 में मोतीलाल मेनारिया द्वारा लिखा गया है। आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में जो है रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य का शैल इतिहास 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। और आगे जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1961 ईस्वी में जो नागरी पिचायनी सभा के द्वारा लिखा गया है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सभी ग्रंथ यहाँ पे देख रहे हैं और आप वीडियो को अभी लाइक नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आप यहाँ पे बोरियत महसूस ना करते हुए इसको नोट करते जाएं। यदि नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और यदि कुछ नहीं कर रहे हैं और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी हम वहाँ पे पीडीएफ जो है अपलोड आपके लिए कर देंगे, तो आप वहाँ पे जाकर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1961 में जो नागरी पिचानी की सभा द्वारा, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है 1996 में बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। और फिर आगे है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 ईस्वी में जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखा गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो काव्य थे और इनके जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ लिखे गए थे और उनके ग्रंथकारों के नाम यहाँ पे हो गए हैं। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो है काल विभाजन और उसका नामकरण। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो महामैराथन देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि आज जो है यूनिट नंबर 3 का
खात्मा यहाँ पे हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि सभी चीज जो है व्यवस्थित क्रम से जो है सही ढंग से आज की इस वीडियो में कवर की जा रही है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और बिल्कुल देखते रहें ध्यान से, और इसको 2 या 3 बार आप वीडियो देखें, जिससे कि आपको जो वीडियो याद हो जाए, वो आपका जो है एमपी टेट बैग 2 में हिंदी का टीचर बनने का जो है सपना आपका पूरा यहाँ पे हो जाए। आइए आगे हम देखते हैं कि हम देखेंगे काल विभाजन और नामकरण के बारे में मुख्य तथ्य। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे संत काव्य, सूफी काव्य, भक्ति काल, रीति काल, छायावाद और प्रगतिवाद। आगे देखेंगे कि विकासवादियों के आधार पर, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर स्वच्छंदतावाद और स्वतंत्रता काल। और विधानकर्ता के आधार पर जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग यहाँ पे हो गया है, और प्रसाद युग। इस प्रकार काल विभाजन का आधार निम्नलिखित होना चाहिए। कौन सा? आगे है काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों और आदर्शों की जो है समानता के आधार पर होना चाहिए। आगे है हमें कि कालों का नामकरण मूल साहित्य चेतना को आधार बनाकर कहना चाहिए। अगला, कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के प्रारंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। अगला है काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर कहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमें किस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार लेखन कहना चाहिए, उसके बारे में कुछ बात अब देखते हैं हम। हिंदी साहित्य इतिहासकारों द्वारा किया गया काल विभाजन, किसने किस प्रकार से काल विभाजन के बारे में कहा है, आइए देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हिंदी जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकारों जैसे गायसदा तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, परंतु कुछ साहित्यकारों द्वारा किया गया काल विभाजन निम्न है। तो क्या क्या है? आगे जो है हम देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन किस प्रकार से है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हम देखेंगे कि काल विभाजन के संबंध में सबसे पहले जो है प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन का था। वे काल विभाजन में पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने यथासंभव काल क्रमानुसार सामग्री को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का हम काल विभाजन देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से काल विभाजन किया है। तो उन्होंने जो है वो काला चारण काल 1700 से लेके 1300 ईस्वी तक, 700 से लेके 1300 ईस्वी को माना है। और इसके बाद उन्होंने जायसी की प्रेम कविताएं, मुगल दरबार, रीति काव्य, 18वीं शताब्दी, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसीदास, तुलसी के अन्य परवर्ती और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से जो है उन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट अपने काल विभाजन के बारे में दिए थे। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन जो है वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि चारण काल के पश्चात वे 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। 14वीं शताब्दी का उल्लेख नहीं है। कालों का नामकरण भी सर्वत्र किस प्रकार जो है सर्वत्र किसी एक आधार पर नहीं है। अब हम देखेंगे इसके बाद मिश्र बंधुओं ने किस प्रकार से किया है। तो मिश्र बंधुओं का जो है काल विभाजन, तो मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 में जो है काल विभाजन का एक नया प्रयास किया, जो जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से जो है ज्यादा विकसित है। उनका जो है इस प्रकार से है। आइए देखते हैं हम कि उन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल, इसको उन्होंने पूर्वारंभिक काल 700 से लेकर 1343 ईस्वी तक माना है। उसके बाद उन्होंने जो है उत्तरारंभिक काल जो है इसको उन्होंने 1344 से लेकर 1444 को माना है। इसके बाद मध्यकालिक काल, इसको उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल जो
1445 से लेकर 1560 को माना है। उसके बाद है पूर्ण माध्यमिक काल, इनको 1561 से लेके 1680 को माना है। उसके बाद अलंकृत काल, इसको इन्होंने पूर्वालंकृत काल माना है, जो कब से कब तक 1600 जो है 81 से लेके 1790 तक। और उसके बाद उत्तरालंकार काल, इसको इन्होंने 1791 से लेके 1889 तक माना है। उसके बाद आगे इन्होंने परिवर्तन काल, इनको इन्होंने 1890 से लेके 1924 तक। और उसके बाद वर्तमान काल 1926 से अब तक इन्होंने इसको माना है। आगे कहा गया है कि मिश्र बंधुओं का यह विभाजन साम्य व स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें अनेक असंगतियां विद्यमान हैं। ये असंगतियां इस प्रकार हैं। तो क्या क्या इन्होंने गड़बड़ किया है, देखते हैं कि कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। दूसरा, ग्रियसन की भांति 700 से 1300 ईस्वी के जो है युग को हिंदी साहित्य के साथ संबंध का है, हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया, जो कि अपभ्रंश का युग है। आगे है परिवर्तन काल, अनावश्यक है। उसके बाद अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है। इसके बाद जो है काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार भी नहीं दिखता इसमें, इसलिए जो है इसको अमान्य कर दिया गया है। अब जो हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 1929 ईस्वी में, कब 1929 ईस्वी में काल विभाजन कर विकास जो है इस प्रकार किया कि पहले उनको आदिकाल, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल कहा, यह जो है संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद जो है पूर्व मध्यकाल, इसको भक्ति काल इन्होंने कहा है, जिसको उन्होंने संवत 1375 से लेकर 1700 तक माना है। उसके बाद इन्होंने पूर्व मध्यकाल, इसको रीति काल कहा है, इसको संवत 1700 से लेकर 1900 तक माना है। और उसके बाद इन्होंने जो है आधुनिक काल, इसको गद्य काल कहा है, 1900 से लेकर 1984 तक माना है। तो जो किसके अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। अब आगे देखेंगे हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित कर नया जो रूप देने वाले राम कुमार वर्मा का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो वर्मा का काल विभाजन इस प्रकार है। पहले उन्होंने संधि काल 750 से लेके 1000 बीसी तक, उसके बाद चाणक्य 1000 से 1375 माना। उसके बाद फिर भक्ति काल, उसको उन्होंने 1375 से लेकर 1700, फिर रीति काल 1700 से लेकर 1900, उसके बाद आधुनिक काल, उसको उन्होंने 1900 से अब तक माना है। आगे कहा गया है कि डॉक्टर वर्मा जी का काल विभाजन केवल वीरगाथा काल को छोड़कर शुक्ल जी के काल विभाजन के साम्यता रखता है। एक विशेषता संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का द्योतक कम, परंतु दोष वृद्धि का द्योतक अधिक है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी से माना भ्रामक है, क्योंकि वह काल अपभ्रंश का काल रहा है। अतः जो वर्मा जी का काल विभाजन शुक्ल जी के काल विभाजन का परिष्कृत रूप नहीं है, परंतु फिर भी उनका प्रयास सराहनीय रहा है। आइए हम देखेंगे हम गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। तो गणपति चंद्रगुप्त ने जो काल विभाजन किया है, इनकी पुस्तक का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इन्होंने किया है। तो सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक काल, इसको आदिकाल कहा है, जो 1184 से लेकर 1350 ईस्वी तक। उसके बाद इन्होंने मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, इनको 1350 से 1600 तक। अगला है मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल 1600 से लेकर 1857 तक। उसके बाद आधुनिक काल, इसको इन्होंने 1857 से अब तक माना है। आगे देखेंगे हम कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी के अनेक विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 खंडों में जो है विभाजित किया है। पहला है मध्यकाल, प्रारंभिक काल और आधुनिक काल, ये 3 खंड इनके हो गए हैं गणपति चंद्र गुप्त के। आइए आगे देखते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक तथा मध्यकाल के अंतर्गत 3 प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार किया है। इनमें धर्माश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य और राजाश्रित काव्य, 3 प्रकार के जो है इन्होंने
काव्यों की रचना को स्वीकारा है गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे इन्होंने जो कहा है कि गणपति चंद्र गुप्त की धर्माश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत 5 काव्य परंपराओं को स्वीकार करते हैं, जो निम्न है। पहली है धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा और पौराणिक काव्य परंपरा और पौराणिक प्रबंध परंपरा और रसिक भक्ति परंपरा। जो 5 परंपराएं हैं इन्होंने काव्य की संबंध धार्मिक जो धर्माश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत रखी हैं। उसके बाद इन्होंने जो है राजस्व काव्य परंपरा के अंतर्गत 5 काव्य परंपराओं को स्वीकार किया है। पहली है जो है ऐतिहासिक रास परंपरा, मैथिली गीति परंपरा और ऐतिहासिक चरित्र परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा और फिर उसके बाद शास्त्रीय मुक्तक परंपरा को इन्होंने माना है। आगे देखेंगे हम कि लोकाश्रित के अंतर्गत इन्होंने 2 परंपराओं को माना है, एक तो रोमांस काव्य परंपरा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा को इन्होंने माना है। आगे आइए हम देखते हैं कि विभिन्न कालखंडों के नामकरण। तो हम कालखंडों के नामकरण देखेंगे कि किसने किस काल को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए देखेंगे कि आधुनिक काल को किस कवि ने किस नाम से पुकारा है। तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल रामचंद्र शुक्ल ने और बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन ने और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने और आरंभिक काल मिश्र बंधु ने और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त द्वारा कहा गया है। अब हम देखेंगे भक्ति काल को किसने क्या कहा है। तो माध्यमिक काल जो है मिश्र बंधु ने और भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने भक्ति काल ही कहा है। और पूर्व मध्य काल जो है गणपति चंद्र गुप्त ने भक्ति काल को कहा है। आइए आगे देखेंगे कि रीति काल को किसने क्या कहा है। तो रीति काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, रीति काल को रीति काल ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ त्रिपाठी ने और कला काल जो है भागीरथ मिश्र ने रीति काल को कहा है। उसके बाद हम देख लें आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को जो है वर्तमान काल मिश्र बंधु ने, गद्य काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने और आधुनिक काल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा आधुनिक काल के जो है नामकरण किए गए हैं। इस प्रकार से आगे है कि स्पष्ट है कि विभिन्न कालों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, किंतु जितनी वैचारिक भिन्नता आदि काल और रीति काल के नामकरण में के संबंध में है उतनी अन्य कहीं नहीं है। आगे हम देखेंगे कि साहित्य इतिहासकारों द्वारा दिए गए भिन्न भिन्न नामों के पश्चात जो सर्वमान्य नाम है वो निम्न है। सबसे पहले सर्वमान्य है आदिकाल, उसको हम 1000 ईस्वी से लेके 1350 ईस्वी की बात मानते हैं। दूसरा जो है भक्ति काल मानते हैं, उसको हम 1350 से लेके 1650 मानते हैं। उसके बाद हम जो है रीति काल मानते हैं, जो 1650 से लेके 1850 माना गया है। और सबसे लास्ट में हम आधुनिक काल 1850 से जो है उपर्युक्त अभी तक मानते हैं। उपर्युक्त नाम ही अब सर्वमान्य स्वीकृति है और इसलिए ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे आगे वस्तुनिष्ठ, जो हमने इकाई 3 की जो है अब थ्योरी यहाँ पे पढ़ ली है। अब हम इसके महत्व वस्तुनिष्ठ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो जी होने वाली है महामैराथन, क्योंकि इसी एक वीडियो में हमने आपको पूरी जो है यूनिट की जो है सभी पॉइंट जो है थ्योरी कवर की कर दी है। और दूसरा अब हम देखेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ। तो इस वीडियो में हम लगभग 50 के समथिंग वस्तुनिष्ठ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की जो महामैराथन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महामैराथन में हमने आपके लिए जो है महत्वपूर्ण जो है सभी जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो में डाली है। तो आप लोगों की डिमांड पर इस जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो है आपके सभी दोस्तों के पास जो वीडियो पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए हम आइए आगे चलते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ। तो आज का जो पहला वस्तुनिष्ठ होगा वो आइए स्टार्ट कहते हैं
हम पहला हमारा वस्तुनिष्ठ यहाँ पे है, पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है, आपने थ्योरी पूरी पढ़ ही ली है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। तो आपके ऑप्शन जो है हो जाएंगे, पहला ऑप्शन आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा है मिश्र बंधु और चौथा है आपका गायसदा तासी। तो आपको बताना है आपका इसमें जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आइए इसका जो आंसर यहाँ पे होगा, इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर जो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की कालानुक्रम पद्धति को किस विद्वान ने जो है किया था, तो मिश्र बंधु इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है। आपके ऑप्शन है गायसदा तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा गायसदा तासी। गायसदा तासी ने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने के किसके द्वारा माना जाता है, तो गायसदा तासी के द्वारा माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है। तो आपकी ऑप्शन है इस्तवादार द लिटरेटिव हिंदुस्तानी, उसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद शिव सिंह सरोज और मिश्र बंधु विनोद। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जो है नींव का पत्थर हिंदी साहित्य के इतिहास का माना जाता है। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका माना जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया है। तो आपके ऑप्शन है गायसदा तासी, बी है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है आपका शिव सिंह सेंगर और डी है आपका रामचंद्र शुक्ल। आपका आंसर जो है वो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए हम पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर क्या होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो आपका आंसर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, इसको हम प्रस्थान बिंदु मानते हैं। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। आइए छठवां हम देखते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने हिंदी जो है अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की। तो आपके ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, दूसरा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, तीसरा है इस्तवाद द लिटरेटिव हिंदुस्तानी और चौथा है आपका तजरिया ए सुगरा हिंदी। तो इसके आपका आंसर जो है छठवें का आपका आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शिव सिंह सरोज का जो है उन्होंने सबसे ज्यादा सहायता ली थी। आइए अगला हमारा है जो सातवां क्वेश्चन है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्यात्मकताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्यों। तो आपको बताना है यह जो है अध्ययन की दृष्टि का केंद्र क्यों नहीं बन सका। तो आपके जो ऑप्शन है कि इसमें साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया है। बी जो है आपका यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है। तीसरा है इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पर्याप्त मात्रा में है, या डी है आपका यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो इसका जो है सात का आंसर आपका हो जाएगा कि यह जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसको जो है अध्ययनकर्ताओं ने केंद्र बिंदु नहीं मान सके हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास और डी है आपका हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ। तो आपको जो है इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हिंदी शब्द सागर जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये जो है राइट आंसर होगा। आइए नौमा हम देखते हैं। यहाँ पे नौमा हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? ऑप्शन है आपके प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धियों को महत्व देना, तीसरा आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम देना और चौथा है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीड़िका के रूप में प्रस्तुत करना। तो आपका जो है 9 का आंसर यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका डी जो है राइट आंसर है। आइए अगला हम देखते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 11वां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीर गाथा काव्य का और आधुनिक काव्य का। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल का, वीर गाथा काव्य का जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 12वां हमारा है निम्नलिखित में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा था? तो आपके ऑप्शन है दरबारी काव्य, आरंभिक मुस्लिम काव्य, सूफी काव्य, सिद्ध और नाथ जो है साहित्य। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिद्ध और नाथ साहित्य को इन्होंने बाहर रख दिया था सांप्रदायिक कहकर। आइए अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। आपके ऑप्शन हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास जो है लिखा है राम कुमार वर्मा ने, दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने, तीसरा है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है लिखा है वासुदेव सिंह ने और लास्ट है आपका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो आपका लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा है सुमन राज के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर जो है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। यह अभी तक कैसा है? अधूरा माना जाता है, पूरा नहीं हो सका है। आइए अगला हम देखते हैं। 14वां हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए इसमें उसमें सुधार का नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। तो कौन थे? प्रेमदास, राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, इसका नए तथ्य उजागर किए थे। आइए अगला हमारा है 15वां हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय हिंदी ग्रंथ है। तो सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय हिंदी ग्रंथ क्या है? आपके ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है आपका हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, तीसरा है आपका हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओद और चौथा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाए हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हमारा है अगला 16वां यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि पहला है आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं, दूसरा आदिकालीन जो है हिंदी उलट बांसी शैली के कारण द्रुह है,
तीसरा है आपका पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है। और लास्ट है इसका डी जो है अपभ्रंश अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो आपका जो है इसका जो है राइट आंसर आपका इसका होने वाला है डी। कौन सा? डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहासकार का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, और द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो आपका 17 का जो यहाँ पे आंसर होगा, जो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो है काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम क्या है? वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए अगला हमारा 18वां है निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? आपके ऑप्शन है राहुल सांकृत्यन, वासुदेव सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो 18 का जो है आपका आंसर सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। आइए अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है। 19वां है कि किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है हिंदी का साहित्यिक इतिहास रामनरेश त्रिपाठी द्वारा, आधुनिक हिंदी का साहित्यिक विकास श्री कृष्णलाल द्वारा, तीसरा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, और हिंदी पुस्तक साहित्य जो माता प्रसाद गुप्त द्वारा। तो आपका जो है 19 का आंसर डी यहाँ पे राइट होगा कि हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। साहित्य का बीजक कहा जाता है तो बीजक डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 20वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है आपका हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल, तीसरा आपका हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास, और चौथा है आपका हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो 20 का जो है राइट आंसर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 21वां हमारा है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम व्यक्त संग्रहकार माना जाता है। आपके ऑप्शन है गायसदा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 21 का जो है यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो है जॉर्ज ग्रियसन हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम व्यक्त संग्रहकार माना गया है। किसको? जॉर्ज ग्रियसन को। आइए अगला हमारा है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार है। तो सर्व प्रमुख आधार कौन सा है? आपके ऑप्शन है काव्यगत जनजीवन, दूसरा है आपका प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, तीसरा है आपका ग्रंथों की संख्या, चौथा है आपका कवियों की संख्या। तो आपको बताना है 22 का जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का जो है आपका राइट आंसर प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियसन, शिव सिंह सेंगर। तो आपका आंसर जो 23 का है वो है जॉर्ज ग्रियसन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला 24वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 24वां हमारा क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख इनमें से आपके ऑप्शन है चंद्र पूर्व हिंदी का विवरण है, रीतिकालीन कवियों का विवरण है, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं,
या डी है आपका उन रचनाओं का विवरण है जिसके रचनाकारों का पता नहीं। तो आपका 24 का जो है सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कि उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं। तो इसका 24 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 25वां कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्व प्रमुख आपत्ति है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है वो है आपका कि उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवैती काल की रचनाएं हैं। दूसरा उनमें श्रृंगार रस भी है। तीसरा जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है। अगला डी है आपका कि उनमें सहयोग की प्रधानता है, तो सॉरी उसमें हठ योग की प्रधानता है। तो आपका जो है 25 का आंसर जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि उनमें कुछ अप्राप्त और कुछ परवैती काल की रचनाएं हैं। इसका ए जो है आंसर आपका राइट होगा। आइए हम 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26 यहाँ पर हमारा है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्य काल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया है। आपके ऑप्शन है धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा। तो 26 का जो है आपका आंसर इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आदिकाल को जो है आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन ने, चारण काल आचार्य शुक्ल ने और आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चारण का यहाँ पे नहीं कहा था। तो जी डी सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है कि आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है। कब से कब तक आदिकाल की। 1000 से लेकर 1200 ईस्वी, 1000 से लेकर 1150, 1000 से लेकर 1350 या 1000 से लेकर 1500। तो आपका जो है 28 का राइट आंसर होगा कि 1000 से लेकर 1350 जो है सर्वमान्य मत के अनुसार यह जो है सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है। आदिकाल की सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यूनिट 3 हिंदी साहित्य एमपी बैग 2 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसके पहले जो है हमने थ्योरी कवर कर ली है। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए जो मेरा मैराथन है बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन होने वाली है, क्योंकि आज की इस मैराथन में हमने आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस पूरी जो है थ्योरी इसमें कवर की है। बस इसमें जो है कुछ लेखकों के नाम आपके बचे हुए हैं। तो आपको इसके आगे वाली वीडियो में हम महत्वपूर्ण इस काल के लेखक और उनकी रचनाएं जो है कवर करवा दी जाएंगी। तो आपकी जो यूनिट 3 है वो पूरी खत्म बिल्कुल हो जाएगी। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और जो है आप अपनी तैयारी बनाए रहें। आइए 29वां हमारा क्वेश्चन है कि इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है और ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपयुक्त कथन जो किस इतिहासकार का है। आपके ऑप्शन है लॉन्गिक, वुड, हीगल, बिको और मार्क्स। तो आपका इसका जो है 29 का राइट आंसर आपका होगा जो है होंग वुड। तो हॉलिंग जो वुड हैं उनने यह कथन कहा था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। आपके ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 30 का जो आपका आंसर है यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा था। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें जो है जोड़ी सम्मिलित करनी है और वहां पे फिर हमें उसका जो है आंसर बताना है। तो आप देखेंगे कि आदिकाल और यहाँ पे जो है प्रदत्त कहता। तो आपका पहला है आपका कि वीर गाथा काल किसने। रामचंद्र शुक्ल ने।
दूसरा है आपका, हाँ तो आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो वीर गाथा काल की आपकी जोड़ी कौन सी देखेंगे आप लोग? तो वीर गाथा काल जो है आपकी आएगी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही है। दूसरी है आपकी आदिकाल। तो आदिकाल में आप किसे देखेंगे? तो आदिकाल में आप जो है देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। तीसरी आपकी है आरंभिक काल। आरंभिक काल में भी आप किसे देखेंगे? उसके सामने ही मिश्र बंधु। और सिद्ध सामंत काल आप देखेंगे कि राहुल संकेतन। तो इसका तो ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 किसमें मिल रहा है? तो यह जो है आपके पहले में मिल रहा है, इसलिए आपका ए जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, अगला हमारा है सम्मिलित कीजिए। इसको भी हमें सम्मिलित करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला है हमारा ए जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसकी जोड़ी हमें किससे मिलाना है? तो इसकी जोड़ी जो है हमें मिलाना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास रामकुमार वर्मा ने, या गणपति चंद्र गुप्त ने, या राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, या लक्ष्मी सागर बरसोण ने, या बच्चन सिंह ने। तो पहले का जो है पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले में हम ए में 5 देखेंगे, तो आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बी का हमारा दूसरा है। तो बी का दूसरा गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। आगे है हमारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका ए है, मतलब हमारा राम कुमार वर्मा हो गया। और डी जो है इसका तीसरा है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है राम राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। इसका डी, तो हमारा ए जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित हमें क्या करना है? तो हमें सम्मिलित करना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकार इनमें से कौन है। तो वो कौन से हैं आपको देखना है। सूर्यकांत शास्त्री हैं क्या? बाबू श्याम सुंदर दास हैं क्या? या तीसरे आपके पंडित महेश दत्त शुक्ल हैं क्या? चौथा आपका नलिन बिलोचन शर्मा है क्या? तो इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट, चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए पहले का चौथा किसमें है? पहले में है और डी में है। तो हम देखेंगे दूसरा का हमारा क्या है। दूसरा है हिंदी काव्य संग्रह। तो हिंदी काव्य संग्रह जो है यहाँ पे हिंदी काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा है? तो हिंदी काव्य संग्रह दूसरे का जो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। तो हमारा जो है ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और फिर तीसरा हिंदी भाषा और साहित्य जो है किसको? बाबू श्याम सुंदर दास। और चौथा जो हमारा डी है यहाँ पे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसका जो है पहला सूर्यकांत शास्त्री पहला हो जाएगा। तो यहाँ पे 33वां का हमारा ए बिल्कुल राइट हो गया है। अब आइए हम फिर से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित में आप देखेंगे रीति, पहला आपको देखना है रीति काव्य की भूमिका। तो आप इसका जो है किससे सुमेलित करेंगे? तो आपका 34 का जो हमें देखना है। तो इसका आपको होगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो रीतिकार की भूमिका कौन है? तीसरा। तो पहले में तीसरा कौन सा है? ए भी तो आपका ए है। तो ए है क्या? नहीं, रीति काव्य की भूमिका जो है नगेंद्र, डॉक्टर कौन होंगे? नगेंद्र होंगे। तो चौथा होगा। तो आपका यहाँ पहला सी या डी हो सकता है। तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा कि दूसरा है हिंदी साहित्य का अतीत। तो इनमें से किसकी जोड़ी है रचनाकार हिंदी साहित्य का अतीत? आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य के अतीत जो है यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद होंगे। तो इसका तीसरा, तो पहली और तीसरा आप देख रहे हैं, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो है सी है आपका उत्तरी भारत की संत परंपरा की आपकी जोड़ी मिलेगी किससे? परशुराम चतुर्वेदी से। और डी है आपका राजस्थानी भाषा और साहित्य, आपकी है मोतीलाल मेनारिया। आपका जो है राइट आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य के संबंध में जो सही क्रम क्या है? तो पहले मिश्र बंधु, या जॉर्ज ग्रियर्सन, या शिव सिंह सेंगर, या गायसदा तासी। तो आप जानते हैं पहले कौन से हैं? गायसदा तासी। तो पहले गायसदा तासी, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो बी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो गया। पहले गायसदा तासी, उसके बाद शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु।
तो आपका जो है बी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, हो जाएगा बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 36वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 36वां हमसे कहा गया है कि वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। जहां तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त साहित्यकार हैं। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, तो आपको बताना है। तो यह जो कथन है गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा कथन कहा गया था। आपका आंसर जो है सी बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 37वां हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। 37वां आपका क्वेश्चन है कि विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिसमें बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। यह कथन जो है किसने कहा था, तो आपका इसका आंसर होगा, यह कथन भी जो है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा कहा गया है। तो इसका भी आंसर आपका ए जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला है सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पे सुमेलित करना है कि किसकी कौन सी जोड़ी सुमेलित होगी, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको जो है सुमेलित जोड़ी करनी है और इसका जो है आपको राइट आंसर कहाँ पे होगा। तो पहला है हमारा शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर लिखा है, तो पहले का चौथा हो गया। दूसरे का हम देखेंगे मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे मिल ही गए होंगे। आइए देखते हैं, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा, ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले का सी का पहला और डी का दूसरा। सी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र डॉक्टर हरदाय। बिल्कुल राइट आंसर आपका ये यहाँ पे होगा। आइए अगला हम देखते हैं, आगे हम जोड़ी हमें फिर से दी गई है, तो फिर से हम जोड़ी देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यहाँ पे क्या होगा, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो क्या होगा, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। पहले का दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, जो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि पहला क्या है, पहला है आपका बी, मतलब पहले का है दूसरा, तो पहले का दूसरा आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो जी आपका गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं किसने, धीरेन्द्र वर्मा ने भी लिखा है। और हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास जो है आपका किसने लिखा है, भागीरथ मिश्र ने लिखा है। तो आपका जो है दूसरा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए फिर से हमें सम्मिलित करना है, तो हम 40 में देखेंगे कि इसका जो आंसर आपका क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य जो है किसने के द्वारा है, तो लक्ष्मी सागर पाषाणी। और दूसरा है आपका राजस्थानी साहित्य का रूपरेखा। तो इसका आपका क्या होगा, तो इसका जो है आपका, इसकी जो है आपकी कौन सी, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, जो इसकी है आपकी है मोतीराम मेनारिया। उसके बाद हिंदी साहित्य उद्गम व विकास, तो इसकी है आपकी तीसरी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसका आपका आंसर कौन सा, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मिश्र बंधु विनोद किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई है पहला। आइए अगला हम देखते हैं कि 41वां हमारा क्या है। 41वां हम देखें, फिर से हमें जोड़ी मिलाना है, तो सम्मिलित करना है फिर से। तो हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य किसके द्वारा रचना लिखी गई है, तो हिंदी वीर काव्य आपको बताना है। तो हिंदी वीर काव्य जो है टीकम सिंह तोमर के द्वारा हिंदी वीर काव्य। उसके बाद हमारी जो है कविता कौमुदी, कविता कौमुदी किसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा, हिंदी साहित्य की भूमिका यहाँ पे कविता कौमुदी जो हमारी है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचना होगी। और उसके बाद जो है हमारी
हिंदी साहित्य की भूमिका जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा होगी। उसके बाद शिव सिंह सरोज जो है, आप जानते हैं शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई रचना है। तो डी जो है आपका, इसका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 41 का जो है ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 42वां देखते हैं, 42 में हमारा कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले 42 में हम कृति देखेंगे। कृति में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आपका 42 का जो है पहले का आपको बताना है। तो 42 में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर सेन शास्त्री के द्वारा है। तो इसका पहले का चौथा यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा जो हमारा है, दूसरा है आपका, दूसरा आपका है बी, यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरे का आपका होगा, बी का होगा तीसरा, मतलब बी का आपका तीसरा कौन सा, बी जो है हिंदी इतिहास एवं साहित्य दृष्टि का आपका हो जाएगा कौन सा, मैनेजर पांडे। तीसरा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आपका हो जाएगा बच्चन सिंह। और आपका लास्ट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, आपका हो जाएगा ए राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दूसरा जो इसका बी आंसर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 42 का। आइए अगला हम देखते हैं। अगला फिर हमारी जो है, फिर से यहाँ हमें सुमेलित करना है, तो इसको आप सुमेलित स्वयं करें। देखिए काव्य, हिंदी वीर काव्य आपको दिख रहा होगा, हिंदी वीर काव्य द्वारा किसके द्वारा लिखी गई यहाँ पे रचना है। तो 43 का जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 43 का जो है आपका भी, यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो बी जो है यहाँ पे आंसर राइट होगा। आप देख सकते हैं बी आंसर कि पहले का चौथा, पहले का चौथा मतलब आपने लिखा देखा है कि हिंदी वीर काव्य जो है टीकम सिंह तोमर द्वारा। दूसरा है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य जो है आपका तीसरा हो जाएगा। तो इसका प्रभु दयाल आगे तीसरा, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो है आपका दूसरा ब्रजरत्न दास हो जाएगा। अगला डी है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, आपका एक हो जाएगा श्री कृष्णलाल, आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। हम 44 और 45 दो क्वेश्चन हमारे बचे हैं, तो यहाँ हम जल्दी फटाफट में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको कूट पात दिए गए हैं, ए और बी, ए और दोनों गलत हैं। तो पहला आपकी स्थापना ये है, मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में त्रुटियां हैं। तो इसका तर्क है, आपको तर्क दिया गया है कि उन्होंने कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति अपनाई है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ए जो है इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं, जे ए और आर आपके दोनों सही हैं। आइए तो इसका 44 का ए हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 45वां। 45वां आपका है कि वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। तर्क क्या है, तर्क आपका है इस जो है पद्धति में विवरण को उनके नामों के क्रमानुक्रम के अनुसार लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार आपकी आंसर क्या है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसका भी आंसर जो है ए है, क्योंकि आपके ए और आर दोनों ही बिल्कुल सही है। तो हमने इस पाठ के यूनिट नंबर 3 में देख लिया है। सभी जो है आप देख रहे हैं कि हमने इस यूनिट की जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरी थ्योरी एक ही वीडियो में कवर कर ली है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और यदि कोई आपके पास ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी आप शेयर कर दें। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। हमारी जो महामैराथन है, इस मैराथन में हमने आज यूनिट नंबर 3 जो है अधिक कवर कर ली है। बस इसके जो है कुछ कवि और लेखकों जो रचनाओं की बात है हम आपको आगे वीडियो में कवर करवा देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।